हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कहा जा सकता है और वह हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, या इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से करा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेनली इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या हम लोग चूंकि ये सिंधु वाली एरिया में पहले खोजा गया, इसीलिए इस वाली जगह को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसे कवर करेंगे। मेनली कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाता है, बाकी हमेशा यहाँ से सवाल नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो एक पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, जो कि आप लोग जानते होंगे, इसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जान लीजिए कि आखिर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है। इसे अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे। हालांकि ये नोट्स भी आपको मिलेगा, लेकिन आप खुद से अगर लिख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। तो पहली बात, जो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का अगर हम लोग देखें कि यह डिपार्टमेंट करता क्या है, काम क्या करता है, तो जो प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है साथी, है ना, प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करता है। ठीक है, स्थलों की खोज, तो कहीं ना कहीं यह एक इम्पोर्टेंट काम करता है। जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं उसकी ये खोज करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि भारत में इसका जनक, या यूं कहें अगर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक, ऐसे अलग से लिखें कि मान लीजिए अगर हमसे कभी सवाल ये पूछता है कि भाई भारतीय जो पुरातत्व है और जो सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, विभाग के जन्मदाता कौन है, विभाग, ठीक है, के जन्मदाता अगर हमसे ऐसा कहता है कि भाई इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग इसका जन्मदाता मानते हैं। तो किसे मानेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। तो ये भाई साहब भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे साथी, एक सवाल और बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किस वायसराय के समय में रखी गई थी। तो यहाँ पर ये भी सवाल देख लेंगे कि अगर हम देखें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो नींव है साथी, है ना, यानी इसकी जो नींव है वो उस समय आप देखेंगे तो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? वायसराय साथी, उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते हैं। ठीक है, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उस समय वायसराय कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन है। इन्हें थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, और जब ये काम ये कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन साहब, जो इसकी नींव रख रहे हैं, तो उस समय महानिदेशक कौन है इसका, ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा। और उस समय साथी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसका महानिदेशक उस समय कौन है जब इसकी नींव रखी जा रही है? तो याद रखिएगा जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। ठीक है, इस पॉइंट को साथी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे साथी, तो जॉन मार्शल, इनके निर्देशन से दो लोग, चूंकि महानिदेशक हैं तो ये इनके निर्देश देंगे, तो दो जन को निर्देश देते हैं। एक जन को निर्देश मिलता है 1921 में काम करना स्टार्ट करते हैं, और एक लोग 1922 में। 1921 में जिन्होंने निर्देश मतलब उत्खनन किया, इनका नाम साथी दयाराम साहनी। ठीक है, देखेंगे दयाराम साहनी। ठीक है, और 1922 में जो उत्खनन करते हैं साथी, उनका नाम है राखलदास बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। दोनों लोगों ने अपने अपने समय में उत्खनन किया, और साहनी जी के द्वारा जो उत्खनन किया गया इस समय, वह साथी हड़प्पा, और बनर्जी जी के द्वारा जो खोज किया गया वह साथी मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया, और 1921 में अगर हम देखें तो हड़प्पा जो हुई है दयाराम साहनी, है ना। अब अगर हम लोग बात थोड़ा सा करेंगे एक एक करके कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, अब चूंकि पहले हड़प्पा खोजी गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता, या हम इसे कह सकते हैं सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सबसे पहले, अब चूंकि हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए पूरी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानेंगे। ठीक है,
अब इसमें कई सारे स्थल बाद में खोजे गए हैं। तो दरअसल पहले पॉइंट पे हम अगर डिस्कस करें कि यह सभ्यता कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, तो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए दरअसल जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में वर्तमान में विस्तृत है। पहला जो देश अगर हम लोग देखें तो साथी ये पड़ेगा पाकिस्तान। दूसरा अगर हम देखें तो साथी ये पड़ता है भारत। और तीसरा अगर हम लोग लोकेशन देखें तो वो हमारा पड़ेगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये 3 लोकेशन है। ठीक है, एक एक को समझते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो फिर से इसमें 3 क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का 3 क्षेत्र इसमें आता है। कौन कौन सा? पाकिस्तान के दक्षिण में आप देखेंगे तो वहां पे मिलेगा बलूचिस्तान, या आप जिसे बलूचिस्तान के नाम से जानते हो। ठीक है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान में ही पड़ेगा साथी सिंध प्रांत, या कहीं कहीं इसको सिंधु प्रांत भी लिखता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं कहीं इसे सिंधु प्रांत भी लिखता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान का ही लोकेशन है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत, ये तीनों एरिया पड़ते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखा जाए कि अभी पहले हम पाकिस्तान को क्लियर कर दें, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। और यहां से आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन कौन सा एरिया पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल यानी कौन कौन सा स्थल है जो हमें बलूचिस्तान में मिला। और बलूचिस्तान कहाँ है तो आप जानते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, और बलूचिस्तान में भी खासकर दक्षिणी बलूचिस्तान में चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे सुतकांगेडोर एक लोकेशन है, सुतका गेंडोर, ये हमारा पड़ता है साथी बलूचिस्तान में। पेपर में आएगा कौन सा भारत में है कौन सा नहीं है, तो सुतकांगेडोर कहाँ पे पड़ेगा तो हम बताएंगे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। दूसरा लोकेशन होता है सूतका कोह। ठीक है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा तो ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, और लोकेशन की बात करेंगे डाबरकोट, डाबरकोट। ठीक है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो बालाकोट की, किसकी? बालाकोट के साथ ही। ठीक है, ये भी कहाँ पे पड़ेगा तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में साथ ही लोग पड़ता है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंध प्रांत की, बात हम लोग करते हैं सिंध प्रांत की। ठीक है, सिंध प्रांत में अगर हम लोग देखें तो सिंध प्रांत में, अब सिंध प्रांत है कहाँ पे तो कई बार लोग मार के आते हैं भारत में, नहीं, सिंध प्रांत ये भी लोकेशन है किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंध प्रांत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्थल जो है इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्थल तो हमको यहाँ पे मोहनजोदड़ो मिलता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्थल है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और कौन स्थल हो सकता है? चनहोदड़ो हो सकता है, चनहोदड़ो, ये भी इंपॉर्टेंट स्थल है, साथ ही याद रखिएगा। फिर उसके बाद है जुडेर जोदड़ो, जुडेर जोदड़ो। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्थल है, जुदेर जोदड़ो है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और लोकेशन है, इसे सबको याद करना पड़ेगा, वो आपसे सीधे पूछेगा आमरी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे आमरी के बाद अगर आप देखेंगे साथियों तो आमरी के बाद जो और भी इम्पोर्टेंट स्थल है, कोटी दीजी भी यहीं पर है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, कोटी दीजी। और इसी के साथ एक और लोकेशन इंपॉर्टेंट है अली मुराद। ठीक है, अली मुराद। तो ये इस तरीके से लिख लेंगे ताकि याद हो जाए, सबको लिख लेंगे, नोट्स हम देंगे, अगर कुछ आप मिस कर देते हैं तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा पहला जो एरिया हम लोग को मिला वह साथी बलूचिस्तान में मिला, वहां पे सुतकांगेडोर, सुतकाकोट, डाबरकोट, बालोकोट ये मिला। दूसरी जगह हमने देखा सिंध प्रांत के पाकिस्तान क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, जोडेर जोदड़ो, आमरी, कोटी दीजी, अली मुराद जैसा लोकेशन मिला। तीसरा अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, चूंकि हम लोगों ने देखा पाकिस्तान में 3 एरिया इंपॉर्टेंट था, एक तो हमारा बलूचिस्तान, दूसरा हमारा सिंधु वाला प्रांत, और तीसरा हमारा साथी पंजाब प्रांत। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि पंजाब प्रांत में कौन कौन सा लोकेशन है इसे। ठीक है, यहाँ बगल में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए पंजाब प्रांत की हम लोग बात करेंगे, पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत मतलब उत्तर भारत वाला नहीं समझेंगे, नहीं,
ये भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब प्रांत कहाँ पे है, तो ये भी साथी पाकिस्तान के अंदर ही पड़ता है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और पंजाब प्रांत में अगर देखेंगे तो हड़प्पा ये हमारे यहाँ नहीं है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है साथी हड़प्पा। ये लोकेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेरा इस्माइल खान भी पड़ता है, डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान। ठीक है, ये भी साथी पड़ता है कहाँ पे, हड़प्पा मतलब पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे रहमान ढेरी भी है, एक जगह है रहमान ढेरी। ठीक है, और फिर और भी देखेंगे तो साथी, तो और एक लोकेशन याद करेंगे, गुमला करके लोकेशन आता है, और लोकेशन याद करेंगे चक पुरवाने, चक पुरवाने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन थे जो कि देखने को मिलता है। जलीलपुर भी यहीं पर है, याद रखेंगे जलीलपुर साथी। ठीक है, जलीलपुर है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान में जो जो एरिया था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। बलूचिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल पड़ेगा, फिर सिंधु में कौन सा है, पंजाब में कौन सा है। ठीक है, अफगानिस्तान में बात करेंगे तो अफगानिस्तान में दो ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मिली हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, एक लोकेशन का नाम है मुंडी गाक और एक लोकेशन का नाम है, तो यहाँ पे दो ही है इसलिए इसको, मतलब और भी मिली है लेकिन सुरतुगुई, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, मुंडी गाक और सुरतुगुई, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दो लोकेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमसे बन सकते हैं। तो याद रखेंगे मुंडी गाक और सुरतुगुई, ये हमारा अफगानिस्तान में पड़ता है। बाकी पाकिस्तान में क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा जो करेंगे वो हमारे प्यारे भारत महान, यानी हमारे भारत में कौन कौन सा लोकेशन पड़ता है वो हमसे पूछ सकता है, और पूछता है कि कौन सा भारत में है, कौन सा भारत में नहीं है। तो भारत में कौन कौन सा नहीं है वो आपने देख ही लिया है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पी स्थल है। देखिए, एक हेडिंग बनाएंगे, भारत में हड़प्पी स्थल, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखिएगा, भारत में हड़प्पा स्थल, हड़प्पी स्थल। ठीक है, यानी भारत में कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो भारत में कई राज्यों में पड़ता है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर। वैसे तो कई स्थल हैं लेकिन जो पेपर में आते हैं हम लोग उसी को डिस्कस करें। जम्मू कश्मीर में लोकेशन है साथी मांडा। ठीक है, अच्छा, मांडी उत्तर प्रदेश में है जबकि मांडा ये जम्मू कश्मीर में, पेपर में आया हुआ है कई बार, तो मैं थोड़ा सही से लिखने की कोशिश करूंगा इसको। देखिए, जम्मू कश्मीर, अब इससे ज्यादा सही से लिखूंगा तो बिगड़ जाएगा, है ना। माफ करिए, और यहाँ पे लोकेशन कौन सा है, मांडा। ठीक है, मांडी नहीं करेंगे वरना चीजें गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे पंजाब। पंजाब हमारे यहाँ का जो पंजाब है भारत का, यहाँ भी कई सारे स्थल मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है साथ ही यहाँ का सघोल, ये हमसे पेपर में आता है। ठीक है, और कोटल निहंग की खान सॉरी, कोटल निहंग की खान, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और चक 86 बाड़ा, ये साथी पड़ता है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक लोकेशन डेर मजरा करके एक लोकेशन आता है, डेर मजरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि पंजाब में है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट प्लेस हम लोग देखेंगे पंजाब के बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है साथी, वह है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सा लोकेशन पड़ता है, ठीक है, तो हरियाणा में पहला जो लोकेशन पड़ता है वह साथी बनवाली है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस पड़ता है। फिर यहीं से हमें मिताथल देखने को मिलता है, ये ऐसे नोट करते चलेंगे, मिताथल। ठीक है, फिर उसके बाद एक लो लोकेशन याद करेंगे, सिसवल करके लोकेशन मिलता है, ये भी हमारा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, फिर एक और लोकेशन देखिए, बखावली, सिसवल हो गया, बखावली हो गया, राखीगढ़ हो गया, राखीगढ़ हो गया और बालू हो गया।
राखीगढ़ हो गया, बालू हो गया, ठीक है। ये जो बालू का लोकेशन था पीसीएस में पता नहीं क्यों ये काफी चर्चित रहता है। और ऊपर अगर देखेंगे तो सघोल विषय याद रखेंगे और ये मांडा याद रखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे कहेगा सूची 1 का सूची 2 की तरफ मिलान करिए और एक तरफ लिखेगा हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ आपको मिलान करना होगा। तो ये सघोल देगा, पंजाब को मानना है, और अगर बालू देगा तो हरियाणा। यह सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है, तो ये सब देगा, या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो बालू भी ऑप्शन में रहेगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में तो ऐसे कई सारे स्थल मिले हैं, लेकिन एक कालीबंगा आप लोग जानते होंगे। अगर हम थोड़ा सा लोकेशन देखें राजस्थान का, तो यहाँ पे कालीबंगा कालीबंगा नाम का जो लोकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। और बाकी कई चीजें यहाँ से मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारे प्लेसेज हैं। अगर हम आगे चल के उत्तर प्रदेश को हम फिर से समझेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर आप हड़प्पा के स्थल की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन पड़ता है साथी, वह हमारे यहाँ आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, अभी आलमगीरपुर क्यों फेमस है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आलमगीरपुर की अगर हम लोकेशन थोड़ा सा देखें, चूंकि बात उत्तर प्रदेश से है तो हम लोग थोड़ा सा लोकेशन जान ले। मेरठ में साथी ये पड़ता है, ठीक है। दो लोकेशन और है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक जन का नाम है बड़गांव, बड़ा गांव बोलते हैं, और यहीं पर ही एक और लोकेशन है साथी बड़गांव के बाद हुलास। बड़गांव ये सहारनपुर में पड़ता है, बड़गांव हुलास दोनों शायद सहारनपुर में है, ठीक है। बड़गांव सहारनपुर में है, सहारनपुर। और एक और इम्पोर्टेंट जो हमसे पूछा जाता है वह साथी हुलास को लेकर के, हुलास को लेकर के। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे वो हुलास याद रखेंगे। ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मांडी भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये पेपर में मेनली आता है। बाकी कालीबंगा भी आता है, जो हमने रेट कर दिया, ये पेपर में काफी बार आते हैं। सिसवल नाम का लोकेशन भी कई बार आ चुका है, लेकिन ये मेनली ज्यादातर पेपर में देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर यही हम बात करेंगे गुजरात में। तो गुजरात में तो कई सारे प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग हमारा जो छठे नंबर की अगर हम बात करें गुजरात, छठे नंबर पे लिखेंगे गुजरात। तो देखिए गुजरात के एरिया को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दो क्षेत्र होगा? एक तो जो, अगर आप थोड़ा सा इंडिया के मैप पे ध्यान दीजिए तो आपने देखा होगा कि अपना जो प्यारा भारत महान है, समथिंग लाइक दैट है, कुछ इस तरह से है साथी, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप पाएंगे कि ये एरिया हमारा कहीं ना कहीं गुजरात का होता है, ठीक है। अब इस एरिया में इसे हम बोलते हैं साथी कच्छ की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो ये खाड़ी आप पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ देखिए जो आप ये खाड़ी वाला एरिया जो देख पा रहे होंगे, जो यहाँ से लगी हुई लोकेशन है साथी, यहाँ पे हम इसे खंभात की खाड़ी बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी बोलते हैं साथी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बाकी जो एरिया, रिमेनिंग एरिया जो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और बचा हुआ जो क्षेत्र आप पा रहे हैं ये कच्छ का रण, ठीक है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है हम लोग का कि कौन कौन सा दो लोकेशन है। तो एक तो जो खंभात की खाड़ी में चला जाता है वो लोकेशन है, तो ऐसे देख लेंगे। वैसे पेपर में आपसे यही सिर्फ पूछेगा कि गुजरात में कौन है, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ ले कि खंभात की खाड़ी में कौन सा हड़प्पा स्थल है तब, और दूसरा जो हो गया वह कच्छ की खाड़ी, ठीक है। देखेंगे खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी को लेकर के हम इसे थोड़ा सा देखते हैं साथ ही। तो पहले बात तो खंभात की खाड़ी में कौन कौन सा स्थल आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अब चूंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा पोर्ट है, यानी जिसे आप लोग डॉकयार्ड बोलते हो, वो मिला हुआ है, और ये डॉकयार्ड हमारा लोथल है साथी,
जो कि कहाँ पे है, खंभात की खाड़ी वाले लोकेशन में पड़ता है। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे रोजदी, या आप कह सकते हो ये दो लोकेशन है, एक तो है रंगपुर, यहाँ से भी साथ ही नौकायान वगैरह मिलता है, और रोजदी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पोर्ट बना हुआ है, और प्रभास पाटन। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना, प्रभास पाटन, ये गुजरात में है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे भगत राव भी है, ये भी गुजरात में है, भगत राव। गुजरात में भी अगर लोकेशन पूछेगा तो बताना, है ना। फिर और लोकेशन है कुछ, यही लिख देता हूँ, मेधम नाम का एक लोकेशन है, मेधम। ठीक है, और अगर देखेंगे साथ ही तो शिकारपुर, शिकारपुर, शिकारपुर नाम का लोकेशन है। ठीक है, और एक लोकेशन है कुंतासी। ठीक है, अब ये यहाँ हो गया। हम अगर बात करेंगे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कौन कौन सा पड़ता है, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ, कच्छ की खाड़ी में कौन कौन सा पार्ट पड़ता है साथी, तो ये यहाँ इसका है, याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट स्थल मिलेगा। एक तो हमें देसलपुर, देसलपुर मिलेगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और धौलावीरा, ये देखिए धौलावीरा गुजरात में है, ये भी याद रखना है। और एक लोकेशन है जिसका नाम है सुरकोटड़ा, सुर को तय, तय लिखा जाता है कहीं कहीं, कहीं कहीं दा लिखा जाता है, सुरकोटदा। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, अभी आपने देखा जो लोथेल का लोकेशन है, पेपर में आता है कई बार, या रंगपुर का लोकेशन, ये सब लगभग, प्रभास पाटन भी इंपॉर्टेंट है ना। मेधम भी पेपर में आता है, फिर इसी तरह से सुरकोतरा, धौलावीरा, देसलपुर। तो ये जो लोकेशन है, ये सारे के सारे लोकेशन कहाँ पे हैं, गुजरात में पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में पाए गए थे, उनके लोकेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे कि स्थल तो हम लोगों ने देख लिया, सिंधु सभ्यता का विस्तार अगर हम लोग देखें तो एक ऐसे स्टार बनाएं और इसमें हम लोग लिखने की कोशिश करें कि सिंधु सभ्यता का भारत में विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। ठीक है भाई, इसका विस्तार कहाँ पे है, कैसे है, अगर हम पूरी बात करना चाहें। ठीक है, तो पहली बात अगर हम लोग देखें, एक क्वेश्चन अगर बनाएं कि इसका जो आकार है वो कैसा है, इस सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार में साथ ही आता है, वो आता है त्रिभुजाकार, पहली बात। ठीक है, अगर हम देखें तो सभ्यता का क्षेत्रफल, भाई कितने क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली हुई है, अगर ये बात जानने की कोशिश किया जाए तो हमें मिलता है यह सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास में यह सभ्यता साथी फैली हुई है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर और हम देखें तो इसे, इसके पूर्व और पश्चिम बिंदुओं को समझने की कोशिश करें। एक मिनट रुक जाए, तो एक लाइन अगर ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, और सबसे पूर्व में अगर हम देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु साथी यहाँ पे आलमगीरपुर पड़ता है, आलमगीरपुर, है ना। सबसे पश्चिम में अगर हम लोग देखेंगे सुतकांगीडोर, कहाँ है ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि सुतका गेंडोर, गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये अफगानिस्तान में आपने देखा पढ़ा था, महाराज ने थे बलूचिस्तान में पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा मांडा, ये हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर महाराष्ट्र में आप देखेंगे तहमाबाद। ठीक है, लगे हाथों लोकेशन अगर हम लोग चर्चा कर दें वरना भूल जाएंगे, तो ये कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखें, ज्यादा बढ़िया लगेगा, आप लोग भी लिखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है साथी, तो ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में।
ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पड़ता है साथी बलूचिस्तान, ठीक है। और ये जो मांडा पड़ेगा ये जम्मू कश्मीर कहेजे या वर्तमान में लद्दाख कह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर ही लिखिए। अगर मान लीजिए पेपर में लद्दाख आ गया था तो लद्दाख मार देंगे, इसमें क्या है, ठीक है। ये बात तो हो गई इसके बारे में। लगे हाथों अगर हम नदी की चर्चा कर लें कि कौन कौन सी नदी पर है, नदी के किनारे ही लोग बसते थे, आपको पता है, पहले मैंने बताया। तो सुतका की इंदौर कौन सी नदी पर है, तो साथ याद रखेंगे तासक नदी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, गोदावरी ये दैमाबाद में है, जो कि दैमाबाद साथ ही गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है, जो कि सबसे दक्षिण बिंदु है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर देखा जाए कि ऊपर अगर देखा जाए तो आप जानते हैं ऊपर एक जगह है साथी, जिसका नाम भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम है अखनूर। यहां मैं लिख दूं अखनूर। अखनूर ये पड़ता है, अखनूर मांडा एक साथ इसको पढ़ते हैं। और ये अखनूर का जो एरिया साथी, यहाँ पे जो नदी है अगर उसको लिखें तो चिनाब नदी पड़ती है, चिनाब नदी। और यहाँ पे साथी स्थित है हमारा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, मांडा से दैमाबाद के बीच में अगर आप देखेंगे कि मांडा से दैमाबाद के बीच में तो तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी है। आप कल्पना कर सकते हैं इन दोनों के बीच में 1400 किलोमीटर की लगभग में विस्तार है ना। यही अगर आप आलमगीरपुर में देखेंगे तो हमारे यहाँ कौन सी नदी बहती है, ये बात भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है साथ ही, ठीक है। तो आलमगीरपुर ये हिंडन नदी है, हिंडन नदी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि आलमगीरपुर से और सुतकांगी डोर इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो याद रखेंगे साथी लगभग में 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब तो आपको ये पूरा लोकेशन समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा सबसे पूरब में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो हम बताएंगे सर सबसे पूर्व में अगर आप देखेंगे तो आलमगीरपुर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिम जो एरिया पड़ता है वह सुतकांग डोर है, दासक नदी है बलूचिस्तान में। सबसे उत्तर में अखनूर है या फिर मांडा है, चिनाब नदी लोकेशन है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिण में दैमाबाद पड़ता है, दैमाबाद का लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा गोदावरी नदी में, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए स्थल में अगर हम देखें तो हड़प्पा स्थल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट बात किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो हड़प्पा को अगर हम देखें साथ ही जो हड़प्पा स्थल है इसे दरअसल इसे इतिहासकारों ने 3 पार्ट में समझने की कोशिश की है। एक ऐसा स्थल साथी जो हड़प्पा के पहले यानी 1921 में जो दयाराम साहनी ने खोजा उससे पहले अस्तित्व में थे, तो उन स्थल को हम प्राक हड़प्पीय स्थल बोलते हैं। माने जो हमारी जो प्राक हड़प्पीय स्थल है, ध्यान रखिएगा, प्राक हड़प्पीय स्थल साथी ये हड़प्पा से पहले थे। यानी यहाँ पे ऐसे नोट भी कर सकते हैं कि ये जो स्थल मैं आपको भी लिखवाऊंगा ये हड़प्पा से पहले पहले के, बाद में पता चला भले ही, लेकिन ये है हड़प्पा के पहले से, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राक के हड़प्पीय स्थल बोलते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से स्थल हैं जो प्राक हड़प्पीय स्थल में आते हैं। दूसरा होता है जो हड़प्पा के समय का है साथी, हड़प्पा कालीन आप कह सकते हो, हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है। ये साथी हड़प्पा कालीन स्थल। और तीसरा जो स्थल होता है इसे आप ऐसे लिख लेना, तीसरा जो स्थल होता है ध्यान रखेंगे वह हड़प्पोत्तर स्थल होता है, यानी हड़प्पा के बाद का स्थल, हड़प्पोत्तर, हड़प्पोत्तर स्थल, ठीक है।
इसका मतलब कि हड़प्पा के बाद का स्थल है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं भाई ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो हड़प्पा में पड़ते हैं, या हड़प्पा के पहले के हैं, या हड़प्पा के समकालीन हैं। मतलब हड़प्पा मतलब समझ रहे ना, वो जो 1921 में खोजा गया, वो वही बात हो रही है, ठीक है। और कौन है जो हड़प्पा के बाद खोदे खोदे गए हैं, यानी कौन कौन से 1921 के आसपास में खोजे जा रहे हैं और कौन कौन से उसके बाद में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हड़प्पा के समय के जो स्थल हैं, तो अभी ऊपर जो मैंने आपको 6-7 लोकेशन बताया, वो सारे लोकेशन, ठीक है, ऊपर जो हमने बताया। तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन पे ऐसा भी स्टार बता दीजिए कि इसकी चर्चा ऊपर ऊपर की गई। जो लोकेशन हमने अभी आपको बताया, प्रभास पाटन, रोजदे, तो हड़प्पा कालीन स्थल थे जो हड़प्पा के समय के हैं साथ ही, ठीक है। दो लोकेशन यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो हड़प्पोत्तर के लोकेशन आते हैं। एक तो आपका रोजदी, रोजदी कहाँ पे है, तो आपका उत्तर गुजरात में है, क्लियर हो रहा होगा। और यहीं पर एक और लोकेशन है रंगपुर, ये कहाँ पे है, तो रंगपुर भी हमारा गुजरात में है। तो इन दोनों लोकेशन की बात करेंगे तो ये हड़प्पोत्तर के हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद खोजे जाने वाले ये लोकेशन पड़ते हैं साथी, ठीक है, यानी हड़प्पोत्तर स्थल है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो प्राक हड़प्पीय स्थल है इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राक हड़प्पीय स्थल, ये थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से हैं जो प्राक हड़प्पीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों लोकेशन की हम बात करें, तीनों जगह की, यानी अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान, फिर हम बात करें कि पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल था, फिर हम बात करें भारत में। देखिए हम प्रमुख की बात करेंगे, सबकी अगर बात किया जाएगा तो समय लग जाएगा। अब अगर आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात यहाँ करते हैं ये लोग। एक की जो बात है साथी वह है मुंडी गाक, जिसके ऊपर चर्चा की गई थी, मुंडी गाक। और एक जो लोकेशन है साथी आता है वो है देह मोरासी घुंडई नाम का एक लोकेशन, रुक जाइए, देह मोरासी घुंडई ये पड़ता है पाकिस्तान में। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में फिर से बलूचिस्तान वाले एरिया में, तो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो फिर से बांटिए, बलूचिस्तान में कौन कौन सा एरिया मिलता है, बलूचिस्तान, भाई याद तो करना पड़ेगा, बिना याद किए कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लोकेशन है साथी नाल, किले गुल मोहम्मद, किले गुल मोहम्मद, ठीक है। और लोकेशन देखेंगे आप लोग तो एक लोकेशन है दम्ब सदात, लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिनमें हम अंजीरा की चर्चा करते हैं, जो पेपर में आ सकता है हम उसी पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, नुंदरा करके भी एक लोकेशन पड़ता है, बिल्कुल नुंदरा, ये भी लोकेशन यहाँ पे पड़ता है साथी, है ना, मेही भी है बिल्कुल। और इन सब में मेहरगढ़ जो पड़ता है वो हम लोग देखें, मेहरगढ़ के बारे में चर्चा हमने आपसे किया भी था, मेहरगढ़। चूंकि मेहरगढ़ के अंतिम चरण में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मेहरगढ़ से धीरे धीरे ऐसा डेवलप वाला एरिया देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि मेहरगढ़ हमारा जो है वो प्राक हड़प्पी का स्थल के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। सिंध प्रांत में अगर हम लोग बात करें कि सिंध प्रांत में क्या मिल सकता है, सिंध प्रांत, तो सिंध प्रांत के स्थलों में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो सिंध प्रांत में अगर आप देखेंगे आमरी, कोटी दीजी, कोटी दीजी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है, ये दोनों हमारा सिंध प्रांत में पड़ेगा।
पंजाब प्रांत में भी कुछ लोकेशन है क्या, दिखते हैं। पंजाब प्रांत, यहाँ पे ऐसे कौन कौन से लोकेशन पड़ते हैं समझते हैं, ठीक है। पंजाब प्रांत में आप लोग देखेंगे तो सराय खोल एक लोकेशन है, सराय खोल, सराय खोल है, इसे याद रखिएगा, ये पड़ता है, ठीक है। जलीलपुर भी यहीं पर है साथी, जिस पे चर्चा हम लोगों ने भी किया, जो जलीलपुर है। बाद में ये लोग हड़प्पा स्थल के रूप में भी जाने जाएंगे, लेकिन हड़प्पा से पहले अस्तित्व में थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान के दो एरिया, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़, ठीक है, और बनावली, तो यही दो लोकेशन आपको याद रखना है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कालीबंगा, हड़प्पा की बाद का है, और हरियाणा में अगर आप देखेंगे, हरियाणा, तो दो लोकेशन यहाँ भी मिलेगा। एक जो लोकेशन है हरियाणा में आप देखेंगे राखीगढ़ है, और एक जो लोकेशन आप पाओगे हरियाणा में है बनवाली। तो मेरे भाई ये दोनों लोकेशन भारत में है जो प्राक हड़प्पा स्थल को इंडिकेट करते हैं। तो अपने हिसाब से जब आप लिखेंगे ना तो चीजों को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं किस लिए जाना जाता है, तो वह हड़प्पा सभ्यता अगर हम लोग देखें मेनली तो विस्तृत नगर योजना के लिए साथी ये जाना जाता है, नगर योजना। तो ये हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए जाना जाता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने अपने नगर को बनाया था। तो आइए हम देखते हैं कि उस नगर की क्या विशेषता थी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस नगर के साथ ही, उसे हम लोग देखने की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, नगर इन लोगों ने जब बनाया तो सबसे पहले क्या बनाया, तो देखें कि सबसे पहले इन लोगों ने सड़क बनाया। जैसे मान लीजिए कि ऐसे सड़क बनाया, ये सड़क हो गया, ठीक है, ऐसे एक सड़क गई हुई है साथी, ठीक है, और एक सड़क मान लेते हैं ऐसे गई है। तो दोनों सड़क आप देख पा रहे होंगे तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर साथी ये सड़क काट रही है। ऐसे थोड़ा पतला करता हूँ वरना नेशनल हाईवे हो जाएगा है कि नहीं है। तो चलिए, तो ये हो गई सड़कें, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों सड़कें मिलकर के एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, यानी 90 डिग्री पर साथी ये दोनों काटती हैं सड़कें। तो हम कह सकते हैं कि सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो 90 डिग्री का मतलब क्या, समकोण। तो ऐसा हम कह दें कि सड़कें जो हैं साथी, पहली पॉइंट, समकोण पर काटती हैं, समकोण पर। ये नोट करने वाली बात नहीं है, ऐसे जान लीजिएगा, काटती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग इनके रास्ते के बारे में समझ गए साथी, है ना। देखिए, फिर अब यही इन्हीं में अब इनका नगर बना हुआ है। नगर जो है साथी, मान लीजिए कि यहीं पर नगर सेटअप करना है इस पूरे एरिया में, मान लीजिए अब घर बनाना है, ठीक है। तो नगर के दो पार्ट हैं, ऐसे में इसको दो पार्ट में बांट दे रहा हूं। एक जो पार्ट है साथी, मान लीजिए एक जो पार्ट है ना, इसे थोड़ा सा हम अपने अकॉर्डिंग बांटे, क्या जैसे हमारे यहाँ दिशा है, चलिए ऐसे बांट देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये एरिया साथी पूर्वी भाग हो गया, या इसे हम कह सकते हैं पूरब का टीला, ठीक है। हर नगर ऐसे यहाँ पर भी है, जो ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, या जो जितने जगह मिले हैं, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा में जो मिले हैं नगर वो भी, मोहनजोदड़ो में नगर मिले वो भी, धौलावीरा में मिले वो भी, बनावली, रखाकल, मिथातल, जहां भी मिले हैं, सामान्यतः सब में एक सिमिलरिटी देखी गई, क्या, कि जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। जो पूरब में था उसे हमने पूर्वी टीला कहा है, पूर्वी टीला, और जो पश्चिम में है साथी इसे पश्चिमी टीला कहा गया। अच्छा, ये बात याद रखना, ऐसा सिर्फ हड़प्पा के लिए नहीं है, लगभग जो नगर मिल रहे हैं वो सब लोगों में ये सिमिलरिटी देखने को मिल रही है कि उनका जो नगर विन्यास है, यानी जो नगर है वो दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है।
इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा सा देखेंगे। जो पश्चिम का टीला है साथी, ये पश्चिम के टीले की अगर हम बात सबसे पहले करें तो पहली विशेषता है साथी कि यह ऊंचा है, ऊंचा है। किसके अपेक्षाकृत ऊंचा है? पूर्वी टीले के अपेक्षाकृत। तो ये थोड़ा सा निम्न स्थल कह सकते हैं। दोनों में कंपेयर अगर हम लोग करें तो यहां पे कह सकते हैं ये थोड़ा सा नीचे है, नीचे है, ठीक है। यानी पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये लोग थोड़ा सा ऊंचाई पर रहते हैं। पहली बात तो ऊंचाई पर है, और पश्चिम का जो पार्ट है ऊंचा है लेकिन छोटा है, छोटा है साथी, और नीचा है लेकिन बड़ा है। यानी इसका एरिया आप देखेंगे ना तो पूरब साइड का जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है पश्चिम साइड के अपेक्षाकृत, ठीक है। अब देखेंगे जो ये टीले हैं साथी जो पश्चिम में है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होगा। जो पश्चिम में है इस पर क्या चीजें हैं तो याद रखिएगा साथी, इस पर किले हैं, या हम कह सकते हैं दुर्ग हैं। मतलब बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलती है जो पश्चिम में बनाए गए हैं साथी, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, पूर्वी टीले पे क्या हुआ है? संभवतः आवास क्षेत्र है, आवास क्षेत्र, यानी यहाँ पे लोगों का आवास है, और ये साथी बड़ा है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं थोड़ा सा याद रखेंगे, और भी कुछ चीजें क्लियर करते हैं। आवास क्षेत्र में कौन कौन लोग रहते होंगे, इस पर भी कभी कभी चर्चा हो जाता है। तो आवास में सामान्य नागरिक हैं, भाई इन्हीं को आवास मिलता है, सामान्य नागरिक रह सकते हैं, ठीक है। और कौन रह सकता है? व्यापारी, शिल्पकार, ये लोग। तो सामान्य नागरिक में कौन कौन रहते हैं तो अगर देखा जाए तो इसमें व्यापारी आ जाएगा, शिल्पकार आ जाएगा, ठीक है। ये सब पेपर में नहीं आएगा, बस ऐसे सुन लीजिए, काम आपका निकल जाए, ठीक है। कारीगर आपका आ जाएगा, कारीगर, और श्रमिक भी इसमें आ जाएगा, है ना, जो श्रम वगैरह करते हैं बेचारे, ये लोग इसमें आ जाएंगे। अब जो किले पर है वहां पे कौन कौन आता है तो किले पे भाई कौन रहेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे साथी प्रशासनिक भवन था। जैसे आजकल संसद भवन होता है ना, राष्ट्रपति का भवन है, वैसे ही वहां पे प्रशासनिक भवन है। यहाँ पे सार्वजनिक भवन भी है, यानी अगर कोई काम वगैरह पड़ रहा है तो लोग इकट्ठा होकर के वहां पे मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, सार्वजनिक भवन है। इसके साथ साथ यहाँ पे अन्नागार भी प्रायः देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे मोहनजोदड़ो में अन्ना गार मिलेगा साथी, अन्नागार। ये दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है दोनों में। तीसरी अगर हम लोग विशेषता देखें तो जो पश्चिम वाला लोकेशन पड़ता है, यहाँ पे जो इसका पश्चिमी लोकेशन है, इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता यह होती है कि यह रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रक्षा प्राचीर से, रक्षा प्राचीर मतलब कि एक दीवार से कहा जा सकता है कि दीवार बनाया गया है, समझिए। तो मैं अगर ऐसे कह दूं कि रक्षा प्राचीर है, मतलब दुर्गीकृत किया गया है, दूसरी भाषा में दुर्गीकृत किया गया है, किया गया है। जबकि जो पूर्वी पार्ट है साथी, यानी जो हमारा ये वाला एरिया है, आवास क्षेत्र है, ठीक है, यह दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह एरिया दुर्गीकृत नहीं है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है देखना, अपवाद, अपवाद एक लोकेशन है साथी जो अपवाद के रूप में काम करता है। वो कौन सा लोकेशन है? जैसे कालीबंगा, ये एक अपवाद है साथी, है ना। देखिए कालीबंगा में अगर हम लोग बात करेंगे, अपवाद में, अपवाद है कालीबंगा।
क्यों अपवाद है? क्योंकि इसका आवासीय क्षेत्र भी दुर्गीकृत है। बाकी सब सही है, लेकिन इनका जो आवासीय क्षेत्र भी यहां से जो हमें मिला है, यानी इनकी जो आवास जहां पे लोग रहते हैं कालीबंगा में साथी, वहां पे आवास को भी दुर्गीकृत किया गया, यानी सिक्योरिटी दी गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना मतलब खतरनाक है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि एक लोकेशन, एक या दो लोकेशन की हम बात करें, थोड़ा सा और एक अपवाद में और चलते हैं। इस अपवाद का नाम है साथी लोथल और धौलावीरा, जहां हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रूप से, भाई अगर कालीबंगा में देखेंगे तो कालीबंगा में दोनों को, जैसे नगर को तो अलग से सिक्योरिटी दिया गया है, बाकी जो पश्चिमी भाग था उसको भी वो लोग प्राचीर से घिरे हुए हैं, दोनों क्षेत्र को बांट करके। ठीक है, लेकिन यहाँ एक लोकेशन, दो लोकेशन हम ऐसा पाते हैं लोथल और धौलावीरा में साथी, ये लोग क्या करते हैं कि एक ही टीले, मतलब इनका टीला अलग अलग भले है, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हो गया आपका ये टीला हो गया पश्चिम का टीला। ठीक है, रुकिए, देखिए पश्चिम का टीला और ये टीला मान लीजिए साथी पूरब का टीला। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये रक्षा प्राचीर ऐसे बनाते हैं, मतलब दोनों को एक ही में पिरो देते हैं, तो ये इनका रक्षा प्राचीर हो गया। यानी ये लोग बांट करके दुर्गीकृत नहीं किए हुए हैं, दोनों क्षेत्र को इकट्ठा करके दुर्गीकृत कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दो लोकेशन ऐसे भी हैं। कभी कभी जब आप थोड़ा सा और हाई लेवल पे तैयारी करने जाएंगे तो वहां पे ये पॉइंट हमें समझने को मिलता है, या समीक्षा अधिकारी आरओ का देंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। मन में एक सवाल और आ रहा होगा, क्या ऐसे भी लोकेशन हमें मिल सकते हैं क्या जो दुर्गीकृत ही नहीं हो? ठीक है, मतलब जहां पे रक्षा प्राचीर ही नहीं हो, तो अपवाद के रूप में एक ऐसा लोकेशन भी है। समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पर इसको बनाते हैं। इसका नाम है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो चनहूदड़ो एक ऐसा लोकेशन है जो दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है। तो याद रखिएगा, चनहूदड़ो दुर्गीकृत नहीं है, ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बात तो ये। अब एक अपवाद यहाँ और भी देखने को मिलता है, अपवाद के रूप में एक अपवाद और हम लोग इकट्ठा करेंगे। मैं इस अपवाद को यहीं बाहर लाना चाहूंगा, और ये अपवाद है हमारा धौलावीरा, जहां हम लोग पाते हैं साथी कि सिंधु सभ्यता के सभी भाग में दो भागों में नगर बटा है। वहीं पर हमारा धौलावीरा, इनका जो नगर है आप देखेंगे पश्चिम, मध्य और पूरब, यानी नगर जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है। यानी नगर जो है तीन भागों में बटा है, जहां सभी लोग दो भागों में हैं वहीं पर बटा है, तीन पार्ट में हमें देखने को मिलता है। ये बात थोड़ा सा मजे की है। जहां हड़प्पा सभ्यता आपने देखा कि पूरब पश्चिम में है, ठीक है, वहीं पर आप ऐसा भी पा जाते हैं कि एक ऐसा भी शहर है जो कि तीन पार्ट में बटा हुआ है, इसमें मध्य वाले भी एरिया आ जाते हैं साथ। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आ भी सकता है, या पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा हड़प्पी स्थल है जिसका नगर जो है वो तीन इकाइयों में बटा हुआ रहता है, तो हमें बताना पड़ता है साथी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे समझने में। ठीक है, तो ऐसा पेपर में कभी कभी मान लीजिए आ गया तो हम लोग बताएंगे। एक विशेषता और भी धौलावीरा से देखने को मिलता है। अभी हम धौलावीरा पे जब बात करेंगे तो वहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि धौलावीरा का जो प्रवेश द्वार है ना, प्रवेश द्वार, इस पर साथ ही एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है।
यानी धौला बिराले ने लिखा था कि आपको हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्या क्या आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो कोई इसको पढ़ पाया नहीं है, क्योंकि कोई पढ़ भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी। इतना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अन्य काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो प्रशासनिक भवन वगैरह पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी जो आवासीय क्षेत्र है, लोगों के घर के अंदर आइए देखते हैं कि आवास में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी के आवास के अंदर एंट्री करते हैं, यानी अगर हम हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः है, एकदम कन्फर्म नहीं कहा गया है, लेकिन अगर हम किसी के आवासीय भवन में एंट्री करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि घर अगर बनाया जाता है तो बीच में आंगन था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखेंगे, ये सब लिखिएगा मत, सुनिएगा, इनके बीच में आंगन है। ठीक है, और उसके किनारे किनारे लगभग मान सकते हैं 4 या 5 कमरे हैं, 4 या 5 कमरे भी थे। ठीक है, और क्या था, रसोई घर भी है, लोग खाना भी बना रहे हैं, साथ ही आज का जो किचन है, स्नान घर भी लोग हैं, मतलब स्नान सबके घरों के अंदर स्नान घर है, कुएं पे कोई नहीं नहा रहा है। ठीक है, और घरों में कुएं थे, स्नान घर के लिए क्या था, घरों में कुएं, घरों में सामान्यतः देखा गया कि घर के अंदर ही कुएं बने हुए हैं। और अगर देखा जाए आवासीय भवन, तो मकान पक्के ईंट के हैं, मकान जो है साथी वो पक्के ईंटों के। ये बात तो और रोचक हो जाता है कि मकान साथी यहाँ पे पक्के ईंटों के मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक लोकेशन हमें मिलता है, कालीबंगा। अपवाद में अगर देखा जाए तो अपवाद में हम पाते हैं कालीबंगा को। यहाँ पे पक्के ईंटों का प्रयोग सिर्फ नाली में लोग किए हैं, तो पक्के ईंटों का प्रयोग केवल नाली बनाने में, केवल नाली बनाने में ये लोग किए हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक अपवाद है जिसे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाली बनाएंगे और कुआं देखेंगे, ये सबको बनाने में किए गए हैं साथी। ठीक है, मकान की हम बात करें अगर, तो मकान 2 मंजिला भी था, 2 मंजिला भी था, साथ ही सीढ़ी देखने को मिलता है। तो ऐसे हम लोग लगा सकते हैं अनुमान कि मकान जो थे वो सामान्यतः 2 मंजिले के थे साथी। ठीक है, यहाँ पे और भी अगर देखा जाए कि ईंटों का अगर आकार देखा जाए, ईंटों का आकार भाई किस शेप्स में ईंटें थे, तो अगर उसकी लंबाई की बात करें तो उनकी 4, 2 और ऊंचाई 1 है। तो ईंटों का जो रेशियो था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के आसपास में है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये कुछ थे जो कि देखने को मिलता है। मन में आता होगा कि क्या सर जो भवन थे उसमें प्लास्टर थे, तो हाँ, भवन में प्लास्टर किया गया था, प्लास्टर था। जैसे आजकल हम लोग सफैया कराते हैं ना घर को, मतलब उसमें सीमेंट से, फिर वो चीजें साथ ही देखने को मिलता है। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, वो चीजें हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ स्थल हैं इंपॉर्टेंट हड़प्पी स्थल, जरा सा उसको समझ लेते हैं। कुछ चलिए चर्चा कर लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं और हड़प्पी स्थल भी हैं, कुछ नगर हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, पेपर में कभी कभी आते हैं। तो एक हेडिंग ऐसे बनाएंगे, हड़प्पा कालीन नगर या
प्रमुख नगर कर देंगे तो अच्छा होगा, प्रमुख हड़प्पीय नगर, हड़प्पीय नगर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम अगर चलें तो हड़प्पा की ही बात कर लेते हैं। हड़प्पा लोकेशन तो आपको पता चल गया होगा, मेरे साथ दोहराइए। लोकेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में यह स्थित है। जिला अगर देखा जाए तो मांट गोमरी, यह क्या है? जिला। अब नदी कौन सी बहेगी? तो आसान सा सवाल है, रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी बायां तट, बायां तट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इसके बारे में पता पता किसने लगाया? तो 1826 में एक व्यक्ति हैं चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। जबकि इसका खोज किसने किया था? भाई पता तो आप लगा दिए, थोड़ा बहुत आप बताए होंगे, ठीक है, आपने बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1921 में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। खोज कहा जाए या उत्खनन करता कहा जाए तो और अच्छा होगा, खोज से बेहतर शब्द है उत्खनन करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। काम इस समय अगर देखा जाए तो महानिदेशक कौन है? तो जब दयाराम साहनी काम ये कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं इस समय महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, ये साथ यहाँ पे महानिदेशक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में कि हड़प्पा को जब हम इसके नगरों को डिवाइड करते हैं तो फिर से वही कहानी आप पाओगे कि दो पार्ट में है, एक तो पूरब का है और एक हमारा दुर्ग टीला है साथी। तो जब खुदाई हो रहा था तो इसके जो दुर्ग टीला वाले पार्ट है, ये वाला पार्ट दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, तो इसको ए बी नाम दे दिया गया, दुर्ग टीला को ए बी नाम दिया गया। ये याद करने वाली बात नहीं है, इसको आप सिर्फ सुनिए ध्यान से, ठीक है, याद रखेंगे, इसको सिर्फ सुनेंगे, बस इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब ए बी नाम दे दिया गया। अब ए बी में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा एक टीला साथी, मतलब एक ऊंचाई पर एक और टीला मिलेगा और इस टीला को इन्होंने यफ टीला कहा, खुदाई करने वालों ने ऐसा कहा है। तो अब हमसे कभी कभी सवाल जब बहुत घुमाना होता है तो हमसे पूछता है कि एफ टीला मतलब ए बी टीला के अंदर था यफ टीला, और इसी यफ टीले पर हड़प्पा में आप पाओगे तो इसी यफ टीले पर साथी हमें अन्नागार मिलता है। ठीक है, अन्नागार। अब चूंकि यफ टीला ऊंचाई पर है तो अन्न को सिक्योरिटी देना है, सुरक्षा देना है, तो हमें अन्नागार आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है। और अनाज कूटने का चबूतरा, अनाज कूटने का चबूतरा, जैसे अभी इस समय आप देखेंगे ना तो जो हम लोग गाँव में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो धान के काटते हैं तो उसका एक पूरा वैसे बांध देते हैं, उसका पूरा सिर बांध देते हैं और ऐसे धान पूरा लगा रहता है, फिर इसको क्या करेंगे, एक तख्त ले जाएंगे और इसी तख्त पर साथ ही पीटेंगे। तो ऐसे ही कुछ अनाज कूटने का चबूतरा हमें जो है मिलता है एफ टीले से, जो कि कहाँ पे मिलेगा, वो हमारे मोहनजोदड़ो पे मिलेगा। ठीक है, सॉरी हड़प्पा में।
इसी एफ टीले पर आप पाओगे, इसी एफ वाले ही टीले पर हमें श्रमिक आवास भी मिलता है, यानी लोग रहेंगे। आप कहोगे सर ऐसा भी होता है? हाँ, तो अभी श्रमिक आवास कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे काम करने वाले लोग रुक सकते हैं। जैसे नौकरी के लिए कोई गया ना, तो ऐसे वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम चबूतरों की बात करेंगे इनकी संख्या को लेकर के, तो इनकी संख्या तकरीबन 18 है। और ये जितने भी चबूतरे हैं साथी, ये पकी ईंट हो गए, पकी ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये बात भी हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें, तो हड़प्पा सभ्यता में ही अगर हम लोग देखेंगे साथी, तो इस सभ्यता के दक्षिण में जब हम आएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण मान लीजिए, तो यहां से हमें, यहां हम कर लेते हैं R37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ये नाम दिया गया है साथी इतिहासकारों के द्वारा। R37 कब्रिस्तान देखने को मिलता है। तो हमसे ये पूछता है कि R37 कब्रिस्तान का संबंध किससे है, याद रखेंगे। तो ये वाला जो लोकेशन है साथी, ये कब्रिस्तान है। यहीं से हमें यक्ष समाधि भी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यक्ष समाधि भी हमें देखने को साथ यहाँ पे मिलती है। तो ये हमसे हड़प्पा के बारे में छोटी सी बात है जो पेपर में बन सकती है। एक और लोकेशन की हम बात करेंगे जिसका नाम है साथी मोहनजोदड़ो। यहां से कुछ सवाल आते हैं, देख लेते हैं। दूसरा जो लोकेशन है उसका नाम साथी मोहनजोदड़ो। सवाल ये है कि पहली बात हम लोग ये जानने के लिए आतुर हैं कि इस जगह का उत्खनन, उत्खनन पहले कर लेंगे, पहले स्थिति जान लेते हैं। क्यों? तो स्थिति अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे बताइए कहाँ पे है। तो आपको सर मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और प्रांत अगर हम पूछें तो आप कहोगे सर सिंध प्रांत। अगर आपसे जिला पूछें तो आप कहोगे सर लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला, ठीक है। नदी अगर हम पूछें तो सिंधु के दाहिने, सिंधु नदी के दाहिने। क्लियर हो रही बातें, है ना? सिंधु नदी के दाहिने है। और क्या विशेषता हो सकती है? सबसे बड़ा नगर है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नगर। इसके बाद हड़प्पा नगर आएगा, याद रखना, सबसे बड़ा नगर। सेकंड पे कौन है? हड़प्पा नगर है, ठीक है। फर्स्ट पर सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, क्षेत्रफल के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड पर आप देखेंगे तो हड़प्पा नगर साथ ही पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ देखा जाए, कई बार तो आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं साथ ही प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला। तो अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है तो बताना प्रेतों का टीला या सिंधु का भाग, ये भी इसको कह सकते हैं। प्रेतों का टीला कहिए या आप इसे सिंधु का भाग कहिए। उत्खनन की अगर हम लोग बात करें कि इसका उत्खनन कौन कराता है, तो जवाब होगा राखलदास बनर्जी कराते हैं इसका उत्खनन, ठीक है। अच्छा, इसका जो दुर्ग टीला है, या यहाँ पे जो इसके दुर्ग जो है साथी, ये पार्ट हो गया। ये वाला जो भाग है, यानी इसका जो दुर्ग टीला है, इसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको हम स्तूप टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्तूप टीला बोलते हैं, इसे थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, क्यों स्तूप, क्यों काहे, स्तूप काहे का दिए, अभी तो स्तूप बहुत दिन बाद मिलेगा, स्तूप नहीं, काट नहीं रहा हूं, स्तूप टीला, स्तूप टीला क्यों कह दिए, है ना। और कहा जा सकता है तो इसलिए कहा गया कि इस पर साथी, इसी पर जब हम आगे कुषाण काल पढ़ेंगे तो कुषाण काल का स्तूप यहां पे है। ठीक है भाई, एक ही जगह से धीरे धीरे समय जब बीतता जाता है साथी, तो समय जब खुदाई होती रहती है तो पहले कुषाण काल मिला, तो कुषाण काल का एक स्तूप यहाँ पे मिला, इसलिए इसको हम स्तूप टीला के नाम से जान गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है। स्तूप टीला क्यों कहेंगे, देखिए जब हम खुदाई कर रहे थे तो हमें ऊपर जो है सबसे पहले इस वाली जगह पे हमें कुषाण काल का स्तूप मिल गया, तो हमने कहा चलो इसका नाम स्तूप रखते हैं। बाद में जब धीरे धीरे और खुदाई करते गए तो पता चला कि ये जो जगह है, इस जगह का संबंध तो हड़प्पा सभ्यता से है, मतलब इतना प्राचीन है। ठीक है, इसी पर इसका नाम स्तूप टीला रखा गया। तो अगर हमसे घुमा फिरा के कुषाण को लेकर के उल्टा सीधा कहानी बनाए तो हम समझ जाएंगे यार कुषाण का संबंध स्तूप टीला है, और यही स्तूप टीला कोई और नहीं है बल्कि मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी वाला पार्ट है, ये उसी की बात भाई साहब कर रहे हैं, है ना, अलग से कोई कहानी इसमें नहीं कर रहे हैं। दुर्ग टीले पर और भी कुछ चीजें मिली हैं जिस पर हम फोकस कर सकते हैं, ध्यान रखा जा सकता है। जैसे मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर क्या क्या चीजें मिलती हैं इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस मिलता है साथी, वो यहाँ पे स्नानागार है, स्नानागार। ठीक है, और भी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने को मिलता है, जैसे अन्नागार मिलता है, अन्नागार, ये सब यहाँ पे बड़ी भारी भारी बनाए गए थे, इसलिए थोड़ा सा फेमस हो गए। सभा भवन तो आपने देखा है, सभा भवन हर जगह पे मिला, ऊपर हमने चर्चा भी किया। ठीक है, और इसके साथ साथ पुरोहित आवास, पुरोहित लोग यहीं पर रह रहे हैं, यानी देखिए सिस्टम जो है धीरे धीरे गड़बड़ होता यहीं से नजर आ रहा है ना। वैसे सिस्टम तो आपने देख ही लिया था कि किस तरह से हमने आपको कल बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जंतर मंतर, ऊपर लोग जाते हैं, ये सब स्टार्ट हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सब समाज में जब इस तरह की जो अंधविश्वास जब फैलेगा, या कहा जाए कि क्या सच क्या मिथ, वो तो समय रहते ही लोगों को एहसास होता है, लेकिन फिलहाल में लोग कहते हैं कि सारी चीजें मिथ्य हैं, तो हम लोग भी उसे मिथ्य ही मानते हैं। तो पुरोहित आवास, सभा भवन, अन्नागार, ये सब हमें उस दुर्ग पर देखने को मिलता है। ठीक है, स्नानागार की अगर हम लोग एक एक को चर्चा करें, एक एक पर डिस्कस करें, स्नानागार की क्या विशेषता है, अन्नागार या अन्नागार और स्नानागार पे थोड़ा सा अगर देखा जाए, बाकी सभा भवन पुरोहित आवास तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथी। ठीक है, और अन्नागार को भी समझा जा सकता है, तो एक पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे अन्नागार है, सभा भवन है, ये है। स्नानागार का रोल प्ले यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, और ये बहुत खतरनाक कलाकृति मानी जाती है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि स्नानागार में क्या कहानी है साथी, है ना। देखिए, अगर हम सिंधु सभ्यता की स्नानागार को टच करें, अगर हम सिंधु सभ्यता की स्नानागार को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये मामूली नहीं है। यहाँ पे याद रखेंगे, इसे हम विशाल स्नानागार बोलते हैं, विशाल स्नानागार, मामूली तो है नहीं, है ना भाई, जाहिर सी बात है नहीं है। कैसे, देखिए लंबाई अगर आप देखेंगे, इसकी लंबाई ऐसे, तो साथी 11.88 मीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे, ये जो इसकी चौड़ाई है साथी, वह 7 मीटर, 7.01 मीटर। गहराई की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब ये जो गहरा है, गहराई की अगर आप इसकी बात करेंगे, तो गहराई है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, और इसकी जो गहराई है साथी 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके दोनों सिरों पर, यानी पूर्व और पश्चिम साइड पर, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, दो सिरों पर,
चारों सिरों पर नहीं, सीढ़ियां 2 सिरों पर, इधर भी सीढ़ी लगी हुई है उतरने के लिए पानी में, और इधर भी सीढ़ी लगी हुई है। आप मतलब सोचिए उस समय के लोग कितने टेक्नोलॉजिकली फिट हैं कि यहाँ पे सीढ़ी बना दी है कि हम तालाब के अंदर उतर पाए साथी। ये हो गया सीढ़ी उतरने के लिए तालाब के अंदर। अभी 2 साइड में आप देख पा रहे होंगे स्पेस बचा हुआ है, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ आप देखेंगे स्पेस बचा हुआ है साथी, ठीक है। ये जो फर्श है ना, ये जो फ्लोर है, ध्यान रखेंगे, ये जो फ्लोर है इसकी, स्नानागार का जो नीचे का जो फर्श है, मतलब आप देखेंगे पानी तो ऐसे धूमिल होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो फर्श बनाया गया साथी, ये जो फर्श जो बनाया गया है, ये फर्श पक्की ईंटों का है। ये देखिए, ये फर्श जो है, हम ऐसे अगर लिखें, यहाँ का जो फर्श यहाँ पे बन रहा है, ये पक्की ईंटों का है। ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा कि फर्श यहाँ का साथी पक्की ईंटों का फर्श बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसके किनारे किनारे कमरे हैं, लोग चेंजिंग रूम कह सकते हैं आप। यहाँ पे किनारे किनारे कमरे बनाए गए हैं, मतलब कितना कलाकारी किया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें स्नानागार में आप पाओगे तो एक हौज बनाया गया है, हौज, ठीक है, कहीं भी आप हौज बना सकते हैं। ये साथी एक हौज है। हौज का क्या काम है? पानी निकालना, पानी को बाहर निकालना। अगर पानी भाई गंदा हो जाए तो उस पानी को बाहर भी निकाला जाए, तो एक हौज बना हुआ है साथी, ठीक है। और दोनों मतलब दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, यहीं पर नाली भी है साथी, तो हौज भी है और नाली भी है, ताकि जो गंदे पानी है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब मसला ये आता है कि इसका उपयोग, अच्छा ये पक्की ईंटों का है पहली चीज। दूसरी चीज, दीवारें फर्श की गई हैं, दीवारें फर्श की गई हैं, फर्श की गई हैं, ठीक है। और नॉर्मल नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, PbSO 4.8 SO4 थ्राइस। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री तो वहां पे और डिटेल में हम इस पर चलेंगे, है ना। तो यार मजा आ गया, मतलब सोचिए कितनी ज्यादा अभियांत्रिकी, कितना ज्यादा कौशल हमें एक छोटे से मकान में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मसला क्या पड़ता है, ये इतना खूबसूरत था ना, इतना बढ़िया जब इसको उत्खनन किया गया तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से था कि पूछिए मत। उपयोग था, अगर देखा जाए कि इसका उपयोग क्यों था, तो ऐसा माना जाता है धार्मिक अनुष्ठान। अब धार्मिक चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जैसे किसी का मुंडन मुंडन करना है, तो धार्मिक, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ऐसे पास करूंगा, हैं, बताइए आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं। धार्मिक अनुष्ठान, पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आती भी है कि नहीं। अच्छा आज कमेंट करिएगा कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। धार्मिक अनुष्ठान, उपयोग क्या है? धार्मिक अनुष्ठान करना है ना। मार्शल जब इसको खोज रहे हैं तो मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया इसको लेकर के कि तत्कालीन विश्व का, मार्शल ने क्या कहा देखना, मार्शल ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, आश्चर्यजनक निर्माण। मार्शल ने ऐसा बोल दिया इसको, है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्शल को ये बात समझ में आ गई कि यार ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, काफी एक खतरनाक प्लेस है। तो कई सारे जो स्टेटमेंट हैं वो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, विशाल स्नानागार के बारे में जानने की कोशिश की। अब यही चीज जब PCS मेंस का एग्जाम होता है तो हमसे ये चीज, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका वर्णन करिए, तो वर्णन करने में बस इतना सा लिखना होता है, लेकिन लोग को इतनी सी बातें पता नहीं कहाँ घूम जाती हैं, लोग उसको लिख नहीं पाते। बहरहाल आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डीपली चलने की कोशिश अगर करें मोहनजोदड़ो को लेकर के, तो मोहनजोदड़ो में हमने पश्चिम की साइड तो देख लिया, स्नानागार वगैरह हमने देख लिया। अब हम इसका जो ये पूर्वी पार्ट है ना, इसको अगेन हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं।
3 क्षेत्र में बांट रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग इसका अध्ययन कर पाए। इतिहासकारों ने ऐसा किया। जो इसका पूर्वी पार्ट है, टीला वाला पार्ट नहीं, पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला। कौन कौन सा पार्ट नाम दिया गया? तो जब आप एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे एक शब्द मिलेगा आपको चित्र में, एनसीईआरटी के 11th में 12th में मिलेगा, यचार शब्द मिलेगा, और एक शब्द मिलेगा वीएस, और एक शब्द मिलेगा डीके। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, हमको अपनी सुविधा के लिए हमने इसको बांटा हुआ है साथी, ठीक है। अब यचार क्षेत्र ये सबसे ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस था? एचआर क्षेत्र ही क्यों फेमस है? बीएस क्षेत्र क्या है? और डीके क्षेत्र, भाई कुछ तो महत्व रहा होगा तभी तो महत्व है। एचआर क्षेत्र से आप देखेंगे तो यहां से हमें नर्तकी की मूर्ति कांस्य की, अब आजकल सवाल यही पूछता है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? नर्तकी की मूर्ति तो ज्यादातर लोगों ने तो रटा है कि मोहनजोदड़ो से मिली। अब मोहनजोदड़ो में एचआर, वीएस और डीके जब दे देता है तो उसके बाद लोग ताकते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि अब ये क्या हो गया। तो इसीलिए एचआर क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी वीएस डीके को हमें नहीं जानना है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी अगर हम लोग बात करें साथी कि अगर थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हम पिगट जी का याद रखेंगे, पिगट महोदय ने कहा था, क्या कहा? मोहनजोदड़ो के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में किसने कहा? पिगट एक इतिहासकार हैं, पिगट, थोड़ा सा इसे और साफ लिखेंगे, पी ग ग ट। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन? इन्होंने कहा पिगट ने कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा क्या है? ये दोनों सिंधु सभ्यता की जुड़वा, यहां पे याद रखेंगे, इन्होंने कहा कि यह दोनों सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी है। कितनी रोचक बात इन्होंने इसके संदर्भ में साथ ही किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें दोनों के बारे में क्लियर हो गया होगा, आपने दोनों को अच्छी तरह से समझा होगा। अब और भी कुछ हड़प्पी स्थल हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक स्थल हम लोग पाएंगे चनहुदड़ो, जरा सा देख लेते हैं क्या सवाल बन सकता है चनहुदड़ो से। पहली सवाल तो चनहुदड़ो से ये बनेगा, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें चनहुदड़ो का, तो अब लोकेशन तो अभी पीछे हमने चर्चा किया साथी, है ना। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, इसकी खोज किसने करी हुई है? तो सबसे पहली पॉइंट खोज, तो याद रखेंगे खोज चनहुदड़ो की 1931 में होता है, और करता कौन है खोज? एन जी मजुमदार। ये पेपर में कई बार आए हुए हैं, इसे याद रखिएगा। नदी अगर हम लोग देखें चनहुदड़ो, तो ये कौन सी नदी पर पड़ेगा? तो सिंधु के बाएं तट पर, सिंधु नदी, तट कौन सा है? बाएं। ये बात क्लियर है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से मनके बनाने, मन का मतलब समझ रहे ना, मने मनके बनाने बता रहे हैं, रुको, का कारखाना, मट्टी के बर्तन हो, मनका, जिसे आप लोग मटका बोलते हो, ठीक है। यहां से हमें एक साथी मुहर मिली हुई है। वैसे हड़प्पा सभ्यता में अभी हम लोग समझेंगे मुहर क्या है, लेकिन अब यहाँ आ गया है तो यहाँ से हमें मुहर मिली है। यहाँ से एक ऐसी मुहर मिली है जिस मुहर पर साथी 3 घड़ियाल हैं और इनके साथ साथ 2 मछलियों का अंकन है, 2 मछलियों का अंकन। तो अगर आपसे पूछे
कि मछलियों का अंकन वाला मोहर कहाँ से मिला, तो हम क्या बताएंगे, तो बताएंगे चनहुदड़ों से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना होगा। एक विशेषता और है चनहुदड़ों की कि वक्राकार ईंटें मिले हैं। जैसे यहाँ का ईंट जो था ना वो ऐसे गोल गोल वाला ईंटा है, तो हम कह सकते हैं कि वक्राकार ईंटा। अब वक्राकार ईंटों वाला तो एकमात्र हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता में और कहीं भी वक्राकार ईंटें नहीं मिले हैं, सिर्फ यहीं से मिलते हैं। तो ये बात और इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरी चीज एक और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या, कि सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन यानी यहाँ की महिलाएं का सामान, जैसे क्या, तो कहा जा सकता है कि जो वुमेन लगाती हैं लिपस्टिक जैसी चीजें, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। और काजल भी मिला हुआ है, आंख में लगाते हैं ना काजल, है ना, काजल मिला हुआ है। अब सोचिए उस समय की महिलाएं भी ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आज की करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कंघा आदि सामान कह सकते हैं, क्योंकि कितना लिखा जाएगा, महिलाओं का प्रसाधन काफी ज्यादा होता है। आदि कह दिया जाए तो काम समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बातें हो गई कहाँ की, थोड़ी बहुत बात होगी चन्हुदड़ों की। और स्थलों में अगर हम लोग देखें थोड़ी बहुत और स्थल, तो लोथल नाम की एक स्थल की और चर्चा हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट स्थल है लोथल। लोथल को हम अन्य नाम से अगर पुकारें तो इसे साथी लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। खोज की बात करें तो खोज 1954 में किया गया, और खोजकर्ता जो हैं वह SR राव हैं, SR राव हैं। ठीक है, नदी की बात अगर हम लोग करें, नदी भोगवा नदी, लोकेशन तो आप लोग जानते हैं साथी, गुजरात। ठीक है, अब कहानी क्या है, जब हम लोथल में खुदाई करने जाते हैं, SR राव साहब जब वहां खुदाई करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वही कहानी यहाँ भी है। दो टीला है, तो इसका जो पूर्वी टीला है साथी, ये पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, यहां से हमें गोदीवाड़ी मिला है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब डॉक यार्ड यानी बंदरगाह, डॉक यार्ड यानी बंदरगाह। लोथल से हमें उसके पूरब में हमें एक बंदरगाह देखने को मिलता है साथी, गोदीवाड़ा मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इस गोदीवाड़ा के पूरब में जहाज रुकने के लिए स्पेस बना हुआ है। तो जहाज उस समय कहां से आ जाएगा यार, जहाज तो नहीं आएगा, तब क्या होगा, तो माना जा सकता है कि नाव वगैरह भी चलती रहेंगी, तभी तो ये गोदीवाड़ा काम करेगा। तो नाव से ये लोग परिचित हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ट्रेड कर रहे हैं साथ ही, व्यापार के लिए इसको पूरा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, लोथल में अगर देखेंगे तो अब कहा जा सकता है चूंकि पानी रोका गया है, वहां पे नाव लाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था है। ध्यान रखिए, लिखा जा सकता है कि लोथल में जल के प्रबंधन की
उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि जल अगर सेटअप ना कर पाए वो लोग तो ये डॉकयार्ड इनका सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा साथी, है ना। ये बात थोड़ा सा हमें समझने वाली है। अगर हम इसके थोड़े से उत्तर पश्चिम में जाते हैं, उत्तर पश्चिम माने इस दिशा में अगर देखते हैं थोड़ा सा, इसी नगर से थोड़ा सा दूरी पर इस दिशा में, जनरली उत्तर पश्चिम दिशा में ही काम करते हैं। तो यहाँ के जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया आपको मिलेगा साथी, वहां पे आप देखोगे तो 20 लगभग में समाधियां मिली हुई हैं। तो क्या बोला जाए इसको, कब्रिस्तान बोल दिया जाए, कब्रिस्तान, ठीक है, कहा जा सकता है कब्रिस्तान, ठीक है। इनकी संख्या 20 है, इनकी संख्या कितनी है, 20 है। और इनमें से 20 में जो 3 है साथी, 3 ऐसी हैं जहां पे युग्मित समाधि है। युग्मित समाधि, युग्मित समाधि का मतलब कि दो दो लोग एक साथ दफनाए गए हैं। तो 20 में से 3 ऐसी समाधियां मिली जहां पे हमने दो दो कंकाल पाया है। तो 20 में से 3 युग्मित समाधियों कब्रिस्तान मिला है कहाँ पे, तो ये हमारे लोथल से देखने को हमें मिलता है। तो ये बात भी रोचक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले हम लोगों ने अभी तक युग्मित समाधियां वगैरह पढ़ रखा था, ठीक है। यहीं पर बात देखेंगे, कुछ और भी हमें मिलता है साथी। यहाँ से प्रशासनिक भवन भी मिलता है, तो जगह नहीं है, आप इसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा, है ना। तो लोथल में ही हम प्रशासनिक भवन भी पाते हैं। तो प्रशासनिक भवन तो ऐसे आपने देखा है हर जगह है, प्रशासनिक भवन, ठीक है। तो ये तो आपने देखा हर जगह मिलता है, तो यहाँ मिल गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ साथ में लोथल से भी, जैसे अभी चनहुंदड़ो में मिला, मनके बनाने के कारखाने, तो मनके बनाने के कारखाने ये हमें लोथल से भी देखने को मिलता है। तो कई सारे पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम मनके बनाने के कारखाने भी हैं, प्रशासनिक भवन भी है, योगिक समाधियां भी हैं, डॉकयार्ड भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पूर्वी टीला पर जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था है, फिर एस.आर. राव ने उत्खनन किया, ये सब हम लोगों ने चर्चा किया। 20 कब्रिस्तान में मिले हैं, कब्रिस्तान में समाधियां मिली जिसमें से 3 समाधियां ऐसी हैं जो युग्मित समाधियां हैं। ये बहुत पॉइंट पर डिस्कस किया और मुझे लगता है इतनी पॉइंट इस एग्जाम के लिए काफी है। और भी एक स्थल है जो इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा हो जाए। स्थल है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की हम बात करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ी। क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियां, ये होता है कालीबंगा का मतलब, ठीक है। राजस्थान में घग्गर नदी है, तो है कहाँ पे ये, राजस्थान, घग्गर नदी, ठीक है। अब सवाल आता है सर खोजकर्ता कौन होंगे, जिन्होंने इस उत्खननकर्ता कहें तो बेहतर होगा या खोजकर्ता भी कह सकते हैं। 1951 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन किया गया। कालीबंगा मेनली इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हम बताते हैं कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। और यहाँ से जो जुताई की गई है साथी, ठीक है, उससे पता चलता है कि 2 फसल उगाया जाता था। जुताई से पता चलता है कि 2 फसल उगाया जाता था। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे कि वो लोग 2 फसल उगाते थे साथी, ये बात भी हमारे लिए काफी जरूरी है, यानी एक साथ वो लोग 2 फसल को बोते थे, ठीक है। यहाँ से हमें अग्निकुंड और अग्निवेदिका भी मिली हुई है।
तो अग्निकुंड और अग्निवेदिका, अग्नि वेदिका मिली है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। अच्छा, अब और अगर हम लोग देखें तो यहाँ से साथी दुर्ग वाले टिले के दक्षिण पश्चिम में हम थोड़ा सा और आगे अगर चलें, फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, इसको भी हम लोग ऐसे बांट देते हैं। पूर्वी टिला, ये दुर्ग टिला, तो दुर्ग टिला के यहाँ यहाँ जब हम इसके देखते हैं तो यहाँ से हमें साथी फिर से कब्रिस्तान मिलता है। भाई देखिए, लोग पूरा सिस्टम बनाए हुए थे कैसे हमें क्या करना है साथी। ठीक है। और यहां से हम पाते हैं साथी जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार माने अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, यहां से अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां मिलती हैं। कौन कौन सा विधि? पूर्ण समाधिकरण विधि, पूर्ण समाधिकरण यानी पूरी तरह से दफन कर देंगे, पूर्ण समाधि समाधिकरण करेंगे साथी, है ना। आंशिक समाधिकरण करेंगे, आंशिक समाधिकरण मतलब कुछ पार्ट जलाएंगे, कुछ पार्ट दफना देंगे। और जो तीसरा होता है साथी वह दाह संस्कार, जो पूरी तरह से जला देंगे। जैसे आजकल हम लोग आंशिक समाधिकरण भी करते हैं संस्कार, कुछ पार्ट जला देते हैं, राख वगैरह हम दफना देते हैं। ठीक है। ये चीजें हमें देखने को साथ ही मिलती हैं। ठीक है। यहां से हमें एक युगल सावधान भी मिला हुआ है, एक युगल सावधान। और 3 कहां से मिला था वो तो आपने देख ही लिया। तो एक युगल सावधान, आपने समझ लिया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, कब्र की बात करें तो यहां से हमें अंडाकार कब्रें मिली हैं, और लिखते चलिए अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रें, सोचने वाली बात है ना। तो यहां से हमें साथ ही अंडाकार कब्रें मिले हुए हैं। ठीक है। अब हम इन कब्रों में से एक ऐसा बच्चा पाते हैं साथी, एक बच्चे की खोपड़ी हमें मिलती है, उसमें 6 छिद्र हैं। ठीक है। और हम पाते हैं कि वो 6 छिद्र ऐसे गिर करके नहीं लगे हैं, नहीं, ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी शल्य चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा का मतलब जो ऑपरेशन करने वाली चिकित्सा होती है, वो भी इस समय मौजूद था। मतलब आप कल्पना करिए कि एक ऐसा समय, हम लोग ऐसे समय की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे समय में है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो तभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन थिएटर खुला हुआ है। मतलब सोच करके आप देख से लीजिए, आज के समय में डॉक्टर लोग को घूस देना पड़ता है और उस समय कल्पना बहुत रोचक रहा होगा, है ना। मेरे भाई यहां से अगर देखेंगे तो मकान कच्ची ईंटों की है, थोड़ा दुर्भाग्य भी यहाँ का है। क्या दुर्भाग्य है? मकान कच्ची ईंटों का, ये इस लोकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मकान यहाँ का साथी कच्चे ईंटों का है। ठीक है। लेकिन जो नगर दुर्ग है, नगर टीले, नगर टीले आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे अलंकृत ईंटें हैं, अलंकृत ईंटें हैं। ये बात जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जल निकासी की एक कमजोरी भी है, जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था नहीं है, उत्तम व्यवस्था नहीं। तो कहा जा सकता है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं। ये यहाँ की कमजोरियों में गिना जा सकता है साथी, है ना। ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भूकंप आता है तो हम भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है हमें।
भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ भूकंप आया था और सारी चीजें ढह गई थी, गिर गए थे साथ ही। ठीक है, और स्थलों में अगर हम देखें तो एक और इम्पोर्टेंट स्थल है बनावली, इस पर चर्चा किया जा सकता है। बनवाली, बनवाली की बात करेंगे तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में है। नदी की अगर हम लोग बात करें कि किस नदी के तट पर स्थित है, नदी अगर हम लोग देखें तो साथ ही नदी में सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, अगर खोज की बात करें कि खोज किसने किया था, खोज तो याद रखेंगे खोज की अगर हम लोग बात करेंगे साथी तो आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1974 में किया गया, 1974 में किया गया। किसने किया, तो आर.एस. बिष्ट, बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1974 में, यानी 1974 में ये किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनावली क्यों फेमस है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फेमस इसलिए है क्योंकि टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी का, टेराकोटा का हल खिलौना मिला है। तो पता चलता है कि लोग हल का इस्तेमाल करते हैं। टेराकोटा का हल खिलौना, टेराकोटा मतलब मिट्टी का, हम लिख दें वरना आप भूल जाएंगे। ये साथी हमें मिलता है। दूसरा किस्म यहाँ से, दूसरी बात कि बढ़िया किस्म का हमें यहाँ से जौ भी मिलता है साथी, तो बढ़िया किस्म का जौ, तो ये भी इसकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को बताता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है बनवाली का, जल निकासी का अभाव है। ये लोग जल निकास प्रणाली का अभाव, ये कहा जाए कि यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ से जल निकास प्रणाली बेहतर रूप से नहीं मिल पाई है साथी, है ना। तो ये यहाँ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमें देखने को मिल सकता है साथी। अब एक और इम्पोर्टेंट प्लेस हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा को लेकर के यहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं, धौलावीरा से जरा सा देखिएगा। सबसे पहली बात तो लोकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात में है, ये तो हम लोग पता ही चलता है हम लोग को, है ना, गुजरात में है। लोकेशन तो हम लोग साथ ही जानते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। खोज की अगर हम लोग बात करें कि खोजकर्ता कौन है यहाँ का, तो खोजकर्ता जेपी जोशी है, जगपति जोशी जिन्हें बोलते हैं, जेपी जोशी 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज करते हैं। ठीक है, और धौला और वीरा इनका अलग अलग अर्थ होता है, याद रखेंगे। धौला वीरा का अगर हम अर्थ समझेंगे तो इनका अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे, याद रखना होगा, ये पॉइंट हमसे पूछ सकता है साथ ही। ठीक है, धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिला हुआ है, स्टेडियम माने क्रीड़ागार, स्टेडियम, स्टेडियम बोले तो क्रीड़ागार। लोग यहाँ खेल का मैदान भी मिलते हैं, मतलब लोग खेल खेलने लोग यहाँ पे आते हैं साथी। और क्या मिलता है यहाँ से, नेवले की पत्थर की मूर्ति, नेवले की प्रस्तर मूर्ति है। अब सोचिएगा, अब लोग मूर्तियों को मतलब पत्थर को तराश के मूर्ति बना रहे हैं, खतरनाक लोग है भाई साहब, है ना। अब जब भी लोग लोहा और तांबा मूर्ति बना देंगे तो फिर पत्थर की क्या औकात है। जैसे आजकल हम लोग पत्थर की माँ देवी की, दुर्गा की या भगवान शिव की मूर्ति लाते हैं, वैसे ही न्यूले की प्रस्तर की मूर्ति वहां पे हमें देखने को मिलती है। आश्चर्य की बात है। ठीक है, और ये लोग
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ के लोग, धौलावीरा के लोग जल की संरक्षण तकनीकी से परिचित थे। जल निकासी तो छोड़िए, जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित है। ये बात और भी रोचक बनाती है। ये लोग बांध बना रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं भाई खतरनाक लोग हैं, है ना। और यहां से हमें साथी पालेदार श्वेत पाषाण खंड मिलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर आपसे पूछे कि पालेदार श्वेत पाषाण कहाँ से मिले, तो आप बताना कि भाई ये मिलते हैं हमें कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, कुछ और स्थल देख लिया जाए क्या जिनका हमसे पूछा जा सकता है सवाल। सबसे पहले स्थल की बात करेंगे, फिर बात करेंगे नदी, फिर बात करेंगे उत्खनन। अब आप कहीं प्रीवियस वगैरह प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना या कहीं सॉल्व करना तो अपडेट भी करते रहना अपने नोट को। ठीक है, लोकेशन है सुतकांगेडोर, सुतका गेंडोर। नदी कौन सी है, दासक, दास्क नदी। कौन खोज किया था, 1927 में। कौन, ऑरेलस्टाइन। ठीक, सोतका को, सोतका कोह का नदी कौन है, सादी कौर नदी। सादी कौर नदी हो गया। खोज कौन करता है, 1962 में। कौन, जॉर्ज डेल्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और की बात करेंगे कोटी दीजी। कभी कभी सवाल आ जाता है कोटी दीजी, तो सिंधु नदी है। खोज कौन करता है, 1935, धुर्वे, याद रखेंगे। और लोकेशन आमरी। नदी सिंधु नदी ही है। 1929 ENG मजुमदार। ठीक है, लोकेशन है रोपड़। नदी सतलज। उत्खनन कौन करता है, तो 1953 यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, याद करना पड़ेगा सब, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, बिना याद किए हो जाता तो सबका हो जाता है। ठीक है, और लोकेशन राखीगढ़। राखीगढ़ कौन सी नदी पर है, तो आप देखोगे घग्गर नदी। उत्खनन कौन करता है, खोज करता है 1969 में सूरजभान। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए, कुड़ाल। कुड़ाल नदी कौन सी है, सरस्वती। उत्खनन कौन करता है, 1974 में जगपति जोशी यानी जेपी जोशी। ठीक है, रंगपुर नदी कौन सा है, भादर। कौन उत्खनन करता है, 1954 में SR राव। समझ में तो आ रहा होगा आपको, है ना। और लोकेशन मालवड़, गुजरात में भी पड़ता है, सूरत में। ताप्ती नदी, राप्ती नहीं, ताप्ती, ताप्ती नदी। ठीक है, जेपी जोशी, जगपति जोशी। ठीक है, और भी कई सारी लोकेशन है साथी। उत्तर प्रदेश में आइए तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नदी कौन सा है, अब बोलोगे सर हिंडन। खोज कब किया गया, 1958 में। किसके द्वारा, भारत सेवक समाज।
भारत सेवक समाज के द्वारा इसका उत्खनन किया गया साथी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो हम लोग इम्पोर्टेंट एक फैक्ट की बात करेंगे, इसे अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आर्थिक जीवन, लोगों का आर्थिक जीवन कैसे है, और आर्थिक जीवन में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ते हैं जिसमें कई पॉइंट पर बात होती है। बेसिकली कृषि पर बात होती है एवं पशुपालन, फिर शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग इस पे हम चर्चा करेंगे। व्यापार देखेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होगा जिसे हम नेक्स्ट में बात। फिर दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कला, और कला में हम लोग प्रस्तर मूर्ति की बात करेंगे। इन लोगों ने मूर्ति कला का कैसे विकास किया। स्थापत्य कला तो नगर निर्माण हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ की मुहरें कैसी हैं, उनकी क्या विशेषता। फिर धातुओं की जो मूर्तियां मिली हैं उस पर चर्चा हो जाए, और मिट्टी की जो मूर्ति मिली है, मृदाएं कहा जा सकता है कि मृद मूर्तियां कहा जाए तो अच्छा होगा, मिट्टी की मूर्तियां, है ना, इस पर चर्चा हो जाएंगी तो काम बन जाएगा साथी, है ना। बाकी मोहरे इस पर भी चर्चा हो जाएंगी, जो मृद भांड है इस पर चर्चा हो जाए। फिर एक और चर्चा हो जाए धार्मिक जीवन पे, हल्का फुल्का धार्मिक जीवन कैसा था उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इन अंत में सभ्यता का अंत, सभ्यता का अंत करेंगे, और इसी अंत के साथ हम लोग वैदिक काल की स्टार्टिंग करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।